इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने फिजिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसमें अपने को फ्लक्स के बारे में स्टडी करनी है। आपका जो ये फ्लक्स वर्ड आ रहा है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होता है, और इससे पहले जो इलेक्ट्रिक वर्ड आया है इसका मीनिंग क्या होता है। तो अपन जब से देखते आ रहे हैं कि अपन बहुत सालों से देख रहे हैं किसको, इलेक्ट्रिक को। इलेक्ट्रिक मींस इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जहां पे अपन देखते हैं कि रूम में अंधेरा हो रहा है, अपन ने स्विच को प्रेस किया और जलने लग गई क्या, लाइट। तो ये क्या सप्लाई हो रही है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है। ओके, तो आपने क्लास 10th के अंदर करंट के बारे में स्टडी करी है, करंट I = Q/T, है ना। तो अपन ने वहां से उसी को उठा के और क्लास 12th में आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप कर दिया। इस वजह से कॉन्सेप्ट वही है, बट यहाँ उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि आपकी ग्रोथ हो गई, आपका माइंड डेवलप हो गया, तो इसी कॉन्सेप्ट के अपन डिटेल से स्टडी यहाँ पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फिजिक्स को अगर बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इसके एक एक वर्ड पे फोकस करना चाहिए कि ये वर्ड कहां से बना है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो अपन ने एक तो सुना है इलेक्ट्रिकल फोर्स से, एक सुना है मैग्नेटिक फोर्स से। तो श्योर यहाँ पे जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। अगर उसके फील्ड में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये क्यों अट्रैक्ट किया? क्योंकि मैग्नेट के पास में क्वालिटी है कि वो अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है। और अपन सब जानते हैं कि जब अपन फोर्स अप्लाई करते हैं किसी अदर ऑब्जेक्ट पे तो मोशन करता है, मोशन अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हो जाती है। ओके, तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर आएगा मैग्नेट के बारे में। ठीक है, अपन यहाँ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो अपने इलेक्ट्रिक प्लग के अंदर हाथ देना, स्विच को ऑन कर लेना, पता लग जाएगा करंट क्या होती है। ठीक है, तो करंट क्या होती है? करंट अपन ये देखते हैं करंट से सेफ्टी हो गई, क्योंकि करंट जो होती है ये ओनली कंडक्टर फ्लो होती है। कंडक्टर बोले तो बस का कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर बोले तो चालक है, यानी चालक तार। ठीक है, वन इज द चालक, एक होता है अचालक, एक होता है अर्धचालक। तो कंडक्टर तो क्या होता है, चालक होता है, इंसुलेटर क्या होता है, अचालक होता है, और सेमी कंडक्टर क्या होता है, अर्धचालक होता है। तीनों में बहुत डिटेल से अपन डिफरेंस पढ़ेंगे, बट वो चैप्टर नंबर 5 में जब हम इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे तो वहां अपने दोनों में डिफरेंस पढ़ना है। ओके, उससे पहले अपन पढ़ते हैं, पहले इलेक्ट्रिक को समझिए आप। इलेक्ट्रिक करंट किसके अराउंड बनता है? चार्ज के अराउंड। किसके अराउंड? चार्ज, क्योंकि चार्ज क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए मेन इंपॉर्टेंस किसकी होती है? चार्ज की होती है। और अपन ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा है कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज, एंड वी नो दैट the two charge are same properties that apply repulsion force and different properties that apply attraction force। ये सब अपन जानते हैं। अट्रैक्शन मींस क्या होता है, अट्रैक्ट होना, पास आना। रिपल्शन मींस क्या होता है, दूर जाना। ओके, तो अपन किसी चीज को देखा अपन ने और अपने पसंद करी उसको, तो अपन उसके पास जाना पसंद करेंगे, दूर आने से पास जाना। ठीक है, तो यहाँ अपन चार्ज और फ्लक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होती है क्वांटिटी, क्वांटिटी बोले तो एक मात्रा होती है। ये कैसे बनता है और कहां बनता है, इसकी स्टडी अपने को यहाँ पे करनी है। क्या इसका फॉर्मूला होता है और क्या इसका डायरेक्शन से फॉर्मूला होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपन ने ये देखा, अगर मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हैं, तो हम सब ये बात जानते हैं
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव से आउट होती है और नेगेटिव में इन होती है। तो डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये क्या फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है अपने पास की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक का भी मीनिंग जानते हो, लाइन का भी जानते हो। लाइन रही आपके पास में, फील्ड क्या आ गया, तो फील्ड क्या होता है, इफेक्ट होता है, दो चार्ज अपने अराउंड क्रिएट करता है। ओके, जैसे अपन कहते हैं कि भाई ये दादा भाई का इलाका है, यहाँ कोई नहीं आएगा, तो उसे एक फील्ड बना हुआ वहां पे, उसे इफेक्ट बना हुआ है। अगर उसे कोई इफेक्ट में आएगा तो उसको पीट के वापस भेज देंगे। तो एक इलाका होता है अपना अपना एक इलाका होता है, मेरा ये फील्ड है। ओके, तो अपन ने कोई कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। तो अपन ने क्या देखा कि यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, इनको अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। ओके, इंटेंसिटी सिंबल क्या होता है, ई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है, ये फ्लक्स क्या हो गया। तो मैंने क्या कहा आपसे, फ्लक्स एक क्वांटिटी होती है। इस एक्सपेरिमेंट से मैं आपको समझा रहा हूं, फ्लक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। ओके, जैसे मैंने आपसे ये कहा, इधर से मेरे पास कोई पाइप है और उस पाइप से अपने पास पानी फ्लो हो रहा है। जब वाटर का जब फ्लो होगा तो मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने यहाँ ऐसे लगाया, तो ये क्या इसकी लेंथ है और ये क्या इसकी विड्थ है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका एरिया। क्या बन जाएगा, एरिया, बिकॉज वी नो दैट एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ओके, तो मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ से मेरे पास वाटर मैंने फ्लो किया, तो जब आपको पाइप में आपने देखा पाइप में से पानी आ रहा है, अपन ने उसको पाइप को यहाँ से सामने ये ऑब्जेक्ट लगा लिया। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद अपन ने क्या देखा कि सारा पानी यहाँ टकराया, यानी इतना सारा पानी इसके लिंक हुआ। लिंक होने के बाद पूरा पानी कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो अपन ने उसको किस वर्ड में बोल दिया, फ्लक्स वर्ड में, कि वाटर का पूरा फ्लक्स कहाँ कलेक्ट हो गया, इसके नीचे कलेक्ट हो गया। अपन चाहते हैं तो वो पानी आगे भी जा सकता है। कैसे, अगर मैंने आपके इस वाले ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं रख के मैंने इसको यूं पकड़ा, अब जैसे आपका जो पानी आ रहा है, पानी की लाइन यहाँ तक आई, इसकी लिंक हुई, इसके टकराई। लेकिन अब की बार अपन एक चीज नोटिस करी यहाँ पे, वो चीज क्या नोटिस करी, वो ये नोटिस करी कि यार ये जो पानी अब की बार टकरा रहा है, ये ओनली इस वाले एरिया में टकरा रहा है ना, ये बहुत कम एरिया है ना, इसमें से टकराएगा ही नहीं, तो पूरा पानी कहाँ निकल गया, आगे। तो अब की बार अपना फ्लक्स यहाँ पे कलेक्ट नहीं हुआ। तो इससे श्योर ये समझ में आया कि आपका जो फ्लक्स है एक तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पानी के प्रेशर के ऊपर, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। ओके, और दूसरा डिपेंड करेगा आपका इस ऑब्जेक्ट का एरिया, यानी इससे कितना पानी, कितना वाटर इससे लिंक है। अगर इससे लिंक होगा, पूरी 100 लाइन आई, इससे लिंक होगी तो 100 फ्लक्स यहाँ पे कलेक्ट हो गया, और अगर इससे लिंक नहीं होगा तो आपका वाटर का फ्लो आगे निकल जाएगा। तो इससे ये तो समझ आ गया कि फ्लक्स एक क्वांटिटी होती है, एक मात्रा होती है जो एक जगह कलेक्ट होती है। और अपन और अच्छे समझे इसको, जैसे अपने घर के अंदर विंडो होती है, तो जरा देखना विंडो में से जब एयर आती है अंदर, तो अगर मान लो अपना विंडो का साइज कम है, विंडो का एरिया कम है, और वहां से जैसे एयर आएगी, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, तो एयर की स्पीड जो होगी बहुत ज्यादा होगी ना, और पूरी एयर आके कहां भर जाएगी, रूम में भर जाएगी। उसके बाद में हम फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो जो एयर आ रही है, जो एयर की जो स्पीड है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द एयर, यानी एयर की इंटेंसिटी। उसके अलावा आपकी जो विंडो है उसको, विंडो का अपन ने एरिया कैलकुलेट किया, तो एरिया इनटू इंटेंसिटी, दोनों चीज आ गई ना यहाँ पे। तो अपन दोनों चीज आने के बाद में आपके अंदर, रूम के अंदर जो एयर इतनी सारी कलेक्ट हुई है उसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलेंगे उसको अपन, फ्लक्स। अपन चाहे तो
उसका फ्लक्स इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कैसे नहीं बताओ कैसे करेंगे? श्योर अपन यहाँ तो अपन दो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, या तो जो एयर आ रही है उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के बाद में अब उसके अंदर ज्यादा एयर आएगी, या फिर दूसरा मेथड कौन सा आपका, आप अपनी विंडो को वहां से हटाओ और उससे बड़ी विंडो वहां पे लगाओ। तो अपन ने क्या देखा कि अपन ने वहां से विंडो का एरिया इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद में अब ज्यादा क्वांटिटी के अंदर एयर आ रही है, तो इस रूम का फ्लक्स कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि फ्लक्स एक क्वांटिटी होती है जिसको अपन कलेक्ट करते हैं, और आपका जो फ्लक्स है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो जो स्पीड होती है इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। ओके, अब यहां अपन उसको फिजिक्स के अंदर कैसे अप्लाई करें? ये तो देसी एग्जांपल थे कि विंडो है, एग्जांपल है सर विंडो है, वहां से एयर आ रहा है, दिस फॉर इज रूम। तो अपने को यहाँ पे उस चीज को एक्सप्लेन करना है, उस चीज का फॉर्मूला बनाना है कि कैसे उसका फॉर्मूला बनेगा। ओके, तो अब यहाँ अपन इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो जरा बोर्ड पे देखो यहाँ पे, तो अपन ने क्या देखा कि दिस वन पॉजिटिव चार्ज, दिस वन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से आउट हुई, नेगेटिव को ढूंढ रही है, इसके अंदर इन हो जाएगी। तो दिस डायरेक्शन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है? दैट सिंबल इज ए। इंटेंसिटी क्या होती है? तीव्रता। क्या होती है? तीव्रता होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ओके, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स ही होता है। फ्लक्स को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्लक्स ही बोलते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैंने यहां से एक ऑब्जेक्ट ये लिया और इस ऑब्जेक्ट को मैंने यूं रख दिया। तो जरा गौर से देखना कि जब अपन इस ऑब्जेक्ट को यूं रख रहे हैं तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसका एरिया हो गया। तो अपन ने क्या देखा कि सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां लिंक हो रही है? इसके एरिया पर, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। और अगर मैंने इसको यूं से यूं कर दिया तो अब जरा गौर से देखना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, यहां से आई, लेकिन इस वाले एरिया के अंदर लिंक होगी ना, तो ये वाला एरिया बहुत कम है, तो अब की बार फ्लक्स बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो इसलिए जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है एरिया पर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, ठीक है? अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है आपको फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स के अंदर जब स्ट्रॉन्ग होगी जब आप उसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना अपने को, ठीक है? तो मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है, मेरे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर दिस वन लेंथ एंड दिस वन विड्थ, तो ये क्या बनेगा बेटा? इसका एरिया। ओके, ये क्या बना? अपने बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया इनटू लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैंने आपसे ये कहा कि मेरे पास ये कॉपी है और इस कॉपी का अपन ने वो लेंथ मान लिया, ये वाला विड्थ मान लिया, दिस रिप्रेजेंट एरिया। तो मैंने आपसे ये कहा, अपन ने जब वेक्टर पढ़ा था तो 3 वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फर्स्ट इज I, सेकंड इज J, थर्ड वन इज K, दैट x एक्सिस, दैट y एक्सिस एंड दैट z एक्सिस। 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अरे तीनों एक कितना डिग्री बना रहे हैं? 90। ये से कितना बना रहा है? 90, ये भी 90 और ये भी 90, और 90 को अपन क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, अब उसके बाद में
मेरे पास ओनली यहाँ पे 1 एक्स एक्सिस है, तो इसको 1D बोलेंगे, 2 होगा तो 2D बोलेंगे और 3 होगा तो 3D बोलेंगे। तो मैंने यहाँ आपसे ये कहा कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर i कैप होता है, ये यूनिट वेक्टर j कैप होता है और ये यूनिट वेक्टर k कैप होता है। तो अब बताओ जरा मेरे को कि अगर जैसे इसका नाम दिया मैंने i कैप, इसका नाम दिया j कैप, तो ये क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा। बट यहाँ पे i और j के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है, आंसर है 90। तो इसकी 90 के लिए ऐसे बनेगा ना, यानी इसके सरफेस से अपने को यहाँ पे 90 डिग्री पर मेरे को k कैप रिप्रेजेंट करना है। अगर मैंने सरफेस के ऐसे कर दिया तो 0 डिग्री है ना, दिस वन 10, दिस वन 20, दिस वन 45, दिस वन 90। तो हमेशा जो एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे वो सरफेस से कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो श्योर याद रखना कि आपका जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल या फिर लंबवत होता है, ठीक है। तो अब जरा मेरे को ये बताओ कि आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, तो इस बोर्ड पे मैंने आपसे ये कहा दिस वन लेंथ एंड दिस वन विड्थ, दिस वन आई कैप, दिस वन जे कैप, तो के कैप कितने बनेगा, तो ऐसे बनेगा, आंसर है नो, क्योंकि 90 डिग्री नहीं बना रहा एरिया से, तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। तो दिस वन आई, दिस वन जे एंड दिस वन के कैप, ठीक है। तो ये इसका एरिया हो गया। तो एरिया वेक्टर कितना डिग्री पर बनता है, 90 डिग्री पर बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि ये चीज अपने को डिपेंड करती है, यानी फ्लक्स इस पे डिपेंड करेगा कि अपन एरिया वेक्टर चेंज करेंगे तो कैसे फ्लक्स के अंदर चेंज आता है, ठीक है। तो अपने को हमेशा याद रखना है इस चीज को माइंड में बैठा लो, आपकी याददाश्त चली जाएगी बट ये एरिया वेक्टर कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ओके। तो अपन ने यहाँ पे एरिया वेक्टर में सरफेस परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। तो मेरे पास सरफेस होगा, मेरे पास यहाँ पे ये सरफेस मेरे पाम है, हथेली है, इसका परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा। तो दिस वन इज एरिया वेक्टर, ठीक है। तो अब अपन और आगे डिफाइन करेंगे इसके अंदर। तो अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो अपने पास ये जो एरिया वेक्टर होता है 3D के अंदर आता है ना, तो 3D क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, ओनली बोर्ड के ऊपर ओनली 2 डायमेंशन रिप्रेजेंट करते हैं। 3 डायमेंशनल कहा चला जाता है स्पेस में, बट इसको लिखना तो है ये आपको समझाने के लिए। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, कि जैसे अपने पास ये रेक्टेंगुलर कोई सरफेस है, ये इसका लेंथ, ये इसकी विड्थ। अब मैंने आपसे ये कहा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो आंसर है सेंटर पे है। तो मैंने आपसे ये कहा कि इसका एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करो, तो दिस वन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आई कैप एंड दिस वन जे कैप। तो के कैप इसके परपेंडिकुलर होगा ना, तो ऐसे ड्रॉ नहीं होगा ना, वो ऐसे ड्रॉ होगा। बट मैंने यहाँ से मार्कर से यू लाइन बनाई, क्या किसी को शो हुई, आंसर है नो। इसलिए अपन इसको ऐसे बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका एरिया वेक्टर यानी ए वेक्टर, क्या बन जाएगा, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इज द सिंबल्स ऑफ एरिया वेक्टर एंड वेक्टर इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एंड स्केलर क्वांटिटी ओनली शो द मैग्नीट्यूड, ओके। ये क्लास 11th का कांसेप्ट है, ठीक है। तो अब अपने को एरिया वेक्टर समझ आ गया ना, तो अब बताओ मेरे को कि मेरे पास ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर मैंने ये बनाया, परपेंडिकुलर बनेगा ना। अब आपको कंफ्यूज करूंगा जरा मैंने क्या किया, इस सरफेस को यहां से पकड़ा
और सरफेस को पकड़ के मैंने अभी तक सबको 90 दिख रहा है ना, ये कितना दिख रहा है बेटा, 90 दिख रहा है ना। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो अब कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, यानी इसमें कुछ एंगल पे झुक गई है, बट अब भी कितना बढ़ रहा है 90, 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 अब भी कितना बढ़ रहा है 90 और अब भी कितना बढ़ रहा है 90। तो श्योर यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आने इस चीज के अंदर कि जब अपन एरिया वेक्टर को मूव करेंगे जब भी उसका चेंज होगा, ओनली सरफेस को मूव करने से एरिया वेक्टर चेंज नहीं होगा, यानी हर केस के अंदर सरफेस से कितना डिग्री बढ़ाएगा 90 डिग्री बढ़ाएगा। ओके, तो एरिया वेक्टर कांसेप्ट क्लियर। अगर अब भी किसी को डाउट है तो मेरे को कमेंट्स करके आप क्वेश्चन बोर्ड पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एरिया वेक्टर हो गया। अब सुनो जरा, मैंने क्या किया, अपन फॉर्मूला बनाते हैं इसका, तो वो फॉर्मूला कैसे बनेगा वो सुनो। मैंने यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना। तो मैंने आपकी सरफेस को इसको मैंने यू रख दिया, तो यू रखा ना मैंने, तो मैंने सरफेस को यू रख दिया। तो बताओ मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, यानी यहाँ से सारे की सारी लाइन टच कर रहे हैं ना इसको, तो ये तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट सिंबल इज ई वेक्टर। और इस सरफेस का इसके 90 डिग्री पर ये एरिया वेक्टर बन गया ना, तो ये कौन सा बन जाएगा अपना एरिया वेक्टर, यानी ई और ए। उसके बाद में मैंने केस सेकंड के अंदर, ये तो आपका फर्स्ट केस है, केस सेकंड के अंदर मेरे पास वही सरफेस है, वही एरिया है, लेकिन अब की बार मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, आपको दिख रहा होगा। अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास आ गई ना, तो अब मैंने उसी एरिया को यहाँ पे रखा, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो अब बताओ मेरे को जरा सोच के कि केस फर्स्ट और केस सेकंड में क्या आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइन कम है, यहाँ पे लाइन ज्यादा है। आपका एरिया तो वही है, बट यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज लेस, या इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज मोर। तो अब बताओ मेरे को कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी मोर इलेक्ट्रिक फ्लक्स केस फर्स्ट में होगा या केस सेकंड में होगा, ठीक है। तो आंसर कौन से केस में होगा? केस सेकंड में, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसका सिंबल होता है फाई। क्या होता है? फाई। और अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पे ई लगा दिया, तो ये क्या बन गया फाई ई, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किस पे डिपेंड करता है ये? ई पे और ए पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे ई और यहाँ पे ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर ई बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी एक साथ प्रोपोर्शनल क्या होता है? दोनों का एक साथ बढ़ना, दोनों का एक साथ घटना। दैट वन इंक्रीज, दैट वन डिक्रीज। ओके, दोनों साथ साथ चलेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि अब बताओ मेरे को बच्चों की यहाँ पे आपको ई ज्यादा है ना, इसलिए मैंने आपको बताया इसका तो फ्लक्स मैंने मान लिया फाई 1, इसका फाई 2। तो अब बताओ मेरे को फाई 2 ग्रेटर देन फाई 1, दिस इज राइट की रॉन्ग? आंसर है राइट, क्योंकि फाई 2 किसका फ्लक्स है? केस सेकंड का है ना, और फाई 1 केस फर्स्ट का है। तो केस सेकंड के अंदर इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा एरिया से, इसके ऊपर लिंक है, यानी फ्लक्स लिंक ज्यादा हुआ ना, लिंक को बोलते हैं संबंध। क्या बोलते हैं? संबंध। यानी इससे ज्यादा संबंध हुआ ना फ्लक्स आपका, तो इतने ज्यादा लाइन टकराई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 लाइन टकरा रही है, और इसके ऊपर 1 2 3 4 टकरा रही है। इससे 8 लाइन लिंक है, इससे 4 लाइन लिंक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे फ्लक्स कैसा हो जाएगा?
ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये तो बात आ गई फ्लक्स की। अब जो इसका ये वाला फॉर्मूला है ये कैसे बनता है इसके रिप्रेजेंट अपन यहाँ पे करते हैं। तो कैसे बनता है ये, अगर मेरे पास बोल समझना इस चीज को कि मेरे पास यहाँ पे इधर से मेरे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, यहाँ से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, इमेजिनरी होती है ना, सॉरी इमेजिनरी होती दिखती नहीं अपने को, है ना। तो अपन ने यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक अपन मान सकते हैं कि ऐसे आ रही है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, 100 लाइन आपकी आई, 100 लाइन आपकी आई और वहां पे एक ऑब्जेक्ट मैंने उसके सामने रख दिया और 100 लाइन आके इस ऑब्जेक्ट के लिंक हो रही है। क्या हो रही है, लिंक हो रही है। लिंक बोले तो संबंध हो रही है। अब मैंने आपसे ये कहा कि क्या कोई लाइन क्रॉस की, आंसर नो। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 100 हो गया, क्योंकि कोई भी लाइन ऑफ क्रॉस यहाँ पे नहीं हुई। अब दूसरा अपन ने क्या देखा कि इसका एरिया वेक्टर था ना, सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है ना, तो दिस वन ए वेक्टर। तो अब यहाँ से अपन ने क्या देखा, इसका ए वेक्टर तो ये रहा और ए वेक्टर से ये रहा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, एरिया वेक्टर की भी ये वाली हो जाएगी और दोनों सेम डायरेक्शन होती हैं, तो वहां एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो अब बताओ जरा मेरे को, मैंने इसको यहाँ की बजाय मैंने इसको यूं कर दिया, तो अब एरिया वेक्टर कहां चला गया, ऊपर चला गया ना। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर चला गया, दिस वन ऐसे ये आपका एरिया वेक्टर है ना, ये आपका एरिया वेक्टर है, ये कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है। तो अब बताओ मेरे को, इस सरफेस से इससे बड़ा सरफेस देखो, बहुत कम लिंक होगी ना, तो अब की बार का फ्लक्स बनेगा, आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि अब की बार हमने क्या देखा कि एरिया वेक्टर कहां चला गया, ऊपर चला गया। ओके, और किस साइड के अंदर क्या होगा, अपन ने इसको यूं कर दिया, तो अब की बार इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, और जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो वहां कितने डिग्री बनता है, डायरेक्ट 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो अब की बार फ्लक्स लिंक हो रहा है ना, ये तीनों केस मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी अपन ने समझाने के लिए बताया कि ऐसे ऐसे लिंक होता है। तो जब अपन ने क्या देखा कि आपके ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ पूरा 100 लिंक हो रहा है, आपने इसको यूं घुमा दिया तो लिंक कम हो गया, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पे डिपेंड करता है एरिया वेक्टर के ऊपर। इसके ऊपर अपन उसको चेंज कर रहे हैं, वैसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो अपन जैसे एरिया वेक्टर चेंज कर रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ तक अपन ने ओनली इसको समझा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में अपन नेक्स्ट केस के ऊपर आएंगे, और नेक्स्ट केस क्या है इसमें, वो केस ये है कि भाई ये फॉर्मूला कैसे बना है इसका, है ना। अपने को फॉर्मूले को बनाना है ना, अपने को रखना नहीं है ना उस चीज को, तो इस फॉर्मूले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, गौर से देखना, जहां डाउट्स हो मेरे से क्लियर करना इस चीज को, थोड़ा जूम करना अच्छे से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दो, एक ही बात है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ये कैसी है, कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म है ना। एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है, जो सेम डायरेक्शन फॉलो करे और इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम हो, और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है,
जो सेम डायरेक्शन में नहीं जाएं, यानी कि इसका डिस्टेंस भी चेंज हो। तो अपने को यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेनी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। व्हाट इज यूनिफॉर्म? एक समान। ओके, एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म? असमान। ठीक है, तो अब जरा बोर्ड पे देखना गौर से। तो अपन ने क्या किया, मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट था ना, इसको मैंने यूं रख दिया। तो जैसे मैंने इसको यूं रखा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, लाइन हो गई, और ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। श्योर? अब बताओ मेरे को कि दिस वन ई और ये क्या है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सेम डायरेक्शन है ना दोनों की, दोनों सेम डायरेक्शन लाइन पर कितना बन जाएगा? 0 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले अपने को फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? मैंने क्या किया कि आपके फर्स्ट केस के अंदर ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है ना, मैंने क्या किया कि इसको यहां से, यानी इस वाले ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं रखने के बजाय मैंने कुछ एंगल पे इसको टर्न कर दिया, घुमा दिया ना। तो मैंने इसको पहले से एरिया वेक्टर यहां था, मैंने इसको कुछ एंगल पे टर्न कर दिया, तो अब एरिया वेक्टर कहां आ गया? नीचे। बट अब भी कितना बना रहा है बेटा? इससे 90 बना रहा है। ओके, कभी ऐसा मत कर देना, दैट इज रॉन्ग। ओनली बॉडी को मूव करना, एरिया वेक्टर को मूव मत करना। ठीक है, वरना गलत हो जाएगा, फिर नंबर कम आएंगे, फिर ऐसे आप पिरोगे। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि केस सेकंड के अंदर अपन ने ऐसी था ना ये, तो पहले तो एरिया वेक्टर ये था, अपन ने इसको यू टर्न कर दिया, तो अब आपकी बॉडी की शेप कैसे हुई? ऐसी हो गई ना। अब एरिया वेक्टर कहां आ गया? नीचे आ गया। तो दिस वन एरिया वेक्टर। ओके, अब इसको अब पहले कितनी लाइन टच कर रही थी? 4 लाइन टच कर रही थी। अब कितनी लाइन टच कर रही है? इसको 3 लाइन टच कर रही है। तो श्योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो गया है ना, क्योंकि लाइन की क्वांटिटी कम हो गई। ओके, उसके बाद में यहां एंगल कितना बढ़ गया? थीटा एंगल बन गया। कितना बन गया? थीटा। ये एंगल थीटा किस किस के बीच का है? उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का एंगल। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को, पहले हमें कॉपी ऐसी थी, तो एरिया वेक्टर यहां था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं पर था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं था। अब ऐसी हो गई तो एरिया वेक्टर कहां गया? नीचे आ गया। तो अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बना लेगा? एंगल बना लेगा। क्या बना लेगा? एंगल। अगर ये ऐसे होता तो ई और इस सेम डायरेक्शन में आ रहा था, वहां एंगल कितना था? 0 था। लेकिन ये तो ऐसे हो गया, अब इधर तो कौन चला गया? ई, और इधर कौन आ गया? ए। तो श्योर कितना डिग्री बढ़ गया? यहाँ थीटा डिग्री बन गया। कंसेप्ट इज क्लियर? उसके बाद में अपने को क्या करना है? मेरे को फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मूले मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि वो कितना होता है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे अगर इसको तो नाम दे दिया मैंने वाई, इसको नाम दे दिया मैंने, पहले तो y कब था? इसकी इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की, और a क्या है? इसकी फाइनल पोजीशन, और थीटा इज द एंगल बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और ए वेक्टर क्या है बच्चों? यहाँ पे एरिया वेक्टर है, और ये थीटा किस किस के बीच एंगल है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। क्लियर? या कंफ्यूज मत होना, है ना। उसके बाद में मैंने आपसे ये कहा कि यह y और जो आपका a है, इन दोनों का रेशियो लो, तो y/a बनेगा ना। अब थोड़ा सा त्रिकोणमिति पे आ जाओ। लाल बटा का सुना है, तो अपन ने वहां लगाया क्या? लाल बटे कक्का। अब वो छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दिस वन क्या होता है बेटा? साइन, एंड दिस वन कोस, एंड दिस वन टैन, है ना।
तो यहाँ पे अब बताओ मेरे को कि यहाँ थीटा एंगल है, तो ये ट्राइंगल बन गया ना, ये ट्राइंगल दिस वन, ये क्या बना बेटा ट्राइंगल बन गया ना। तो इस ट्राइंगल के अंदर y क्या है बेस, बेस बोले तो आधार, ये बेस होने बेबी को बेस पसंद है, यहाँ बेस क्या है आधार है, तो यहाँ बेस क्या है इसका आधार है। ओके ये तो बेस बन गया। ओके उसके बाद हमने क्या देखा, इसके सामने ये क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो लंबवत, लंबे, और ये क्या है बेटा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण, ठीक है। तो दिस वन बेस एंड दिस वन, बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में लंब आधार बोलते हैं, है ना। और दिस वन हाइपो, हाइपो को अपन क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, दैट सिंबल इज के। तो अब बताओ मेरे को कि लाल बटे कक्का के अंदर y तो क्या है बेटा, यहाँ पे y तो क्या अपने पास बेस है ना, तो y अपॉन a, y क्या अपने पास बेस है। ओके और a क्या है हाइपोटेनियस है, दिस वन आधार, दिस वन कर्ण। तो अब आ जाओ इस लाल बटे कक्का पे, आधार बटे कर्ण क्या होता है कोस होता है ना, तो y अपॉन a क्या आ गया बेटा कोस थीटा आ गया। ओके तो उसके बाद मैंने आपसे ये कहा कि मेरे को यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो इसके नीचे 1 मान लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो y into 1 क्या होता है बच्चों y होता है, और ये क्या हो जाएगा a कोस थीटा, तो y बराबर a कोस थीटा। तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे कि अपन ने यहाँ से ये फॉर्मूला यूज कर, मैंने ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर लिया इसका, ठीक है। अगर किसी ने ये फॉर्मूला बना लिया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया इस वाले डायग्राम की हेल्प से, तो श्योर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी बना लोगे। वो कैसे बनेगा जरा देखना, वो कैसे बनेगा। अपन ने क्या देखा कि मेरे पास यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, दिस वन ई हो जाएगा, ई वेक्टर से वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है इसका डायरेक्शन होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एरिया वेक्टर पहले तो इसको यू रखा था, फिर मैंने इसको यू कर दिया, तो अब एरिया वेक्टर कहाँ आ गया नीचे आ गया, तो इसके बीच में क्या बन गया एंगल थीटा। तो दिस वन ए एंड दिस वन ए, तो कितना फ्लक्स लिंक हुआ, उसका फ्लक्स सिंबल क्या होता है फाई ई होता है, तो फाई बराबर क्या बन जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहाँ फाई क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, ई वेक्टर क्या है इसकी तीव्रता है यानी इंटेंसिटी है। किसकी इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। और ए वेक्टर क्या है बेटा विद्युत एरिया वेक्टर है। तो अब बताओ मेरे को कि आपको जो ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला आपको क्रॉस प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट है, क्लास में पढ़ा है हमने। अगर जो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई से मेरे को स्केलर क्वांटिटी मिले, तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। और हम सब जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को अपन ओपन करेंगे, यानी यहाँ पे क्या है इसके अंदर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड यानी दिशा प्लस में परिमाण। ओनली मेरे को इसका परिमाण लिखना है, यानी इसको मैं स्केलर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, ओनली इसमें ओनली परिमाण चाहिए मेरे को। तो फॉर्मूला क्या बनेगा फाई ई बराबर यहाँ से वेक्टर हट जाएगा और बनेगा ई ए कोस थीटा। अब जरा मैच करो अपना गलती से फॉर्मूला, या कोस थीटा आ रहा है ना, इसलिए यहाँ भी क्या आया कोस थीटा। इसलिए श्योर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसी राशि है, सदिश की अदिश, तो आंसर है अदिश राशि है। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। फिजिक्स के अंदर कोई कॉन्सेप्ट रटने का नहीं होता, अगर किसी ने रटा तो उसका डामाडोल हो जाएगा। यहाँ पर एक एक चीज को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद ही फिजिक्स में मार्क्स गेन कर पाओगे आप। ओके तो अब बताओ जरा मेरे को फाई क्या बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई क्या है
इंटेंसिटी है, ए क्या है, एरिया है, और कोस थीटा क्या है, ई व ए के बीच का कोण है। ये रहा आपका ई, ये रहा आपका ए, इसका एंगल कितना आया, कोस थीटा आया। तो अब इस फॉर्मूले को देख के बताओ कि आपका फाई किस किस पे डिपेंड करेगा। तो आंसर है तीव्रता ई पे डिपेंड करेगा, आंसर है ए पे डिपेंड करेगा, और आंसर है थीटा पे डिपेंड करेगा। कि आपका जो फ्लक्स होगा वो इनकी जो तीनों चीजों में चेंज होगा ना, उसके साथ साथ ही चेंज होता हुआ चला जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट फिर से आ जाते हैं। मेरे पास यहाँ एरिया वेक्टर ये रहा, मैंने थीटा को चेंज किया, ये मेरे पास एरिया वेक्टर ये रहा आपका, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, अब तक 0 डिग्री है, अब कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, अब कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो तीनों केस मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। उससे पहले इसका मात्रक क्या बनता है और इसका विमीय सूत्र क्या बनता है, यानी इसका अपने को यूनिट्स बनानी है और इसके अपने को डायमेंशन से फॉर्मूला बनाना है ना। तो सबको बता रखा है मैंने मात्रक कैसे बनता है। हाँ भाई, कैसे बनता है मात्रक? मात्रक बनता है फॉर्मूले की हेल्प से। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है ना, ये मेरे पास फॉर्मूला रहा, क्या है फॉर्मूला, फाई बराबर में ई और ए। तो अब बताओ मेरे को, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई होती है ना, मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर वो पढ़ाया है कि ई बराबर क्या होता है बेटा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। एफ बोले तो बल और क्यू बोले तो आवेश, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो बल की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है, और इसकी क्या होती है, कूलाम होती है। तो ई की यूनिट क्या बन गई, न्यूटन पर कूलाम। ओके, और क्षेत्रफल आप जानते ही क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई होती है और गुणा चौड़ाई होती है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मीटर होता है। तो मीटर टू मीटर क्या बन गया, ये बन गया क्या, मीटर स्क्वायर। इसलिए अपन ने क्या देखा कि फाई का मात्रक क्या बन जाएगा बच्चों, फाई का मात्रक बन जाएगा न्यूटन पर कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर। ओके, अब अपन ने क्या देखा, कूलाम को अकेला रहना पसंद नहीं है, इसको ऊपर उठा लाओ तो न्यूटन कूलाम इनवर्स और मीटर स्क्वायर। ये क्या बन गया बच्चों, इसका मात्रक बन गया। उसके बाद में अपन इसका विमीय सूत्र बना लेंगे। विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे, आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया है, बट तुम पढ़ने वाले हो नहीं, मेरे को पता है अच्छी तरह, टीचर का तो माइंड खाओगे है ना। तो अपन का इसका विमीय सूत्र बनाना है ना, विमीय सूत्र, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन फॉर्मूला। और रोटेशनल फील्ड सबने सुना है, जीएफ क्या होता है, जीएफ रोटेशनल फील्ड होती है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है ना, तो वो भी मेरे पास मेन फॉर्मूले से ही बनता है। तो देखो मैं सबको सिखाता हूँ डिटेल के अंदर कैसे बनता है, किसी बच्चे ने जो नहीं पढ़ा वो भी सीख लेना यहाँ पे, और अभी नहीं बताओगे ना तो थप्पड़ मारो ज्यादा। इधर देखो पढ़ा है, तो ये फाई इक्वल टू क्या बना, एफ अपॉन, फाई का फॉर्मूला क्या है, ई और ए है ना। ई क्या होता है, अपॉन क्यू, तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू। हम सब जानते हैं कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। यही होता है ना बल का विमीय सूत्र, है ना। उसके बाद में आवेश का क्या होता है, आवेश क्या होता है, q बराबर it, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, a होता है, और टाइम का t होता है। तो 80 किसका हो गया, आवेश का हो गया। कितनी टाइम्स आ रहा है बच्चों, सिंगल टाइम्स आ रहा है ना, इसलिए इसका पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो a की पावर 1 और t की पावर 1। ओके, उसके बाद में अभी a और बच रहा है, भूल मत जाना इसको, लेकिन पहले इसको सोल्व करते हैं अपन, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं ना। नीचे m नहीं है ना, तो m को चेंज ही नहीं होगा, किसमें चेंज होगा, ओनली t में चेंज होगा ना। ये -2 है और ये 1 है, प्लस की 1 है ना, ऊपर ले जाएगा तो
तो -4 -1 -3, तो ये हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -3। इस एक को भी ऊपर उठा ले जाओ तो एक प्लस का है ना, ऊपर जाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर नीचे माइनस होगा तो ऊपर प्लस और नीचे प्लस तो ऊपर माइनस, तो a की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, -1 हो जाएगी, है ना। तो ये तो विद्युत क्षेत्र के ध्रुवता का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। अभी बचना नहीं है, a है ना, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है इसका, l into l क्या हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास l स्क्वायर, l की पावर 2। अब बताओ मेरे को, ये तो क्या है m की पावर 1 और 2 + 1 3, तो l की पावर 3। उसके बाद में आ जाओ t की पावर -3 और a की पावर -1। तो किसका विमीय सूत्र बन गया बेटा, ये बन गया मेरे पास विद्युत फ्लक्स से E का विमीय सूत्र। तो अपन ने यहाँ पे कोई चीज रट रही नहीं बच्चों, जो भी प्रॉब्लम आया बेझिझक हेजिटेशन होगी आप में, अपन लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो आपका हेजिटेशन है उसको पहले की छुट्टी को ताक किया करो, ताकि आपको किसी डरने की जरूरत नहीं हो। हमेशा बोल्ड बन के रहना चाहिए ना, ये डरना नहीं चाहिए ना। तो अपन ने सबसे पहले गाउस को स्टार्ट किया आज, दिस इज इनिशियल स्टेप ऑफ द चैप्टर, इससे आगे बढ़ने डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जब अपने को पहले समझ में नहीं आएगा, क्या आगे समझ में आएगा, आंसर नो। इसलिए अपन पर्टिकुलर मेरी वीडियो देखना और जहां भी प्रॉब्लम आए क्वेश्चन को रट्स करना। तो बेटा 12th क्लास है आपकी और अब की बार कोरोना काल वैसे ही है, तो किसी बच्चे ने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा, मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो सेंड करूंगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ओके। अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर आप वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ओके। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया, उसके बाद में क्या होता है मैंने डिटेल से आपको समझाया, उसके बाद इसका फॉर्मूला बनाना सिखाया, फॉर्मूला मैंने प्रूफ कर दिया था इस वाले से। देन आफ्टर मैंने इसको देखा कि ये सदिश राशि है, फिर इसका ये परिमाण प्लस दिशा, इसमें क्या है बेटा परिमाण है। उसके बाद मैंने इसका मात्रक बनाया, उसके बाद मैंने इसका विमीय सूत्र बनाया। तो ऐसा अगर एग्जाम के अंदर आ गया तो आपको हर चीज को देख के ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो जहां भी डाउट आए आप क्लियर क्या करो चीजों को, और मैं डेली ऐसे ही आपको वीडियो शेयर करता रहूंगा, ओके। थैंक यू। इसके बाद कल बात करते हैं हमारी। सेव होगी ना, कट होगी।